हेलो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका एप्लीकेशन क्या है, क्या उसके फायदे हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करके रखा हुआ हूँ। पहला पॉइंट है कि टू फाइंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन द गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो हम क्या चीज फाइंड करने में, यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो है ना गिवन सिस्टम में, उसका हम यूनिट फाइंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो एक सिस्टम, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, मैं पहले बताया हूँ कि हमारे पास बहुत सारे तरह के सिस्टम है, एमके सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ठीक है, और भी सारे सिस्टम है, ठीक है। हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यहाँ पे हम जो चेंज करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसमें डायमेंशन जो है एनालिसिस बहुत हमें हेल्प करती है। जैसे कि हम यहाँ पे मान लीजिए कि हम चेंज करने वाले हैं, अर्ग में चेंज करेंगे, ठीक है, डायन में चेंज करेंगे, ठीक है, एक यूनिट को डायन में चेंज कर देंगे। लाइक यहाँ पे न्यूटन को जो है, ठीक है, डायन में बोलेगा चेंज करने, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है टू चेक डायमेंशन करेक्शन ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन, ठीक है। तो गिवन जो फिजिकल रिलेशन रहेगा, तो हम उसका डायमेंशन जो है, डायमेंशनल करेक्टनेस, वो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, वो हम डायमेंशन एनालिसिस के मदद से चेक कर सकते हैं। चौथा और इम्पोर्टेंट है कि एज अ रिसर्च टूल हम भी क्या करते हैं, उसको हेल्प ले सकते हैं। डायमेंशन एनालिसिस का एक रिसर्च टूल के तौर पे हम हेल्प ले सकते हैं और हम निकाल सकते हैं किसी चीज़ का फार्मूला, जैसे कि हम लोग टाइम पीरियड का फार्मूला निकाल सकते हैं, फिर किसी और चीज़ का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके चारों को हम डिस्कस करते हैं और एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। पहला है कि टू फाइंड द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन द गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट। सबसे पहले तो हम लोग वर्क का देखते हैं, ठीक है। पहला नंबर में वर्क का देखते हैं, ठीक है। ए नंबर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको नंबर देते हैं ए, बी, सी एंड डी। तो ए नंबर डिस्कस कर रहे हैं, तो वर्क के लिए समझ में, वर्क इज इक्वल टू कितना होता है, क्या होता है, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, क्लियर है। अब हम जानते हैं कि डायमेंशन जो है फोर्स का क्या होता है, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन होता है हमारे पास ml, टी के पावर -2, और एल का पावर, एल का कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है, एल होता है। तो वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क का हो जाएगा आपको, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो m एल के पावर 2, टी के पावर -2, ये हो जाएगा आपके पास वर्क का डायमेंशन। तो यहां से जो है आप निकाल सकते हैं टू फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन द गिवन यूनिट ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम आप गिवन सिस्टम में निकाल सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए सीजीएस में आपको निकालना है, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में निकालना है, तो इसमें क्या होगा, आप एम को ग्राम लिखते हो, एल को क्या लिखते हो, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, टी को क्या लिखते हो, टाइम ही, सेकेंड ही लिखते हो, तो सेकेंड की पावर -2, सीजीएस। आप इसको अर्ग भी कहते हो, ठीक है, क्या कहते हो आप, अर्ग भी कहते हो, ठीक है। आप एमकेएस में भी निकाल सकते हो, एमकेएस, तो एमकेएस में मास को क्या लिखते हो आप, केजी लिखते हो, क्लियर है। एल को क्या लिखते हो, मीटर लिखते हो, तो मीटर, एम स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर, टी की पावर -2, तो एस के पावर -2, ये हो गया एमकेएस में। आप इसको जूल भी लिखते हो, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट में आपका अर्ग हो गया, एमके यूनिट में, एमकेएस यूनिट में क्या हो गया, जूल हो गया। ये तो था टू फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट। चलिए अब दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। हम लोग बोल रहे टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो चलिए यहाँ पे जूल को ही अर्ग में हम लोग कन्वर्ट करके यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो बी नंबर में, ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कैसे एक डायमेंशन जो है हमारे पास, डायमेंशन एनालिसिस हेल्प करता है एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करने में। तो हम यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं 1 जूल को अर्ग में, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे इसका कैसे हेल्प लेते हैं हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का।
ठीक है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि एक फार्मूला जानते हैं कि N2 इज इक्वल टू क्या होता है कि N1 इंटू M2 अपॉन M1 के पावर A, L2 अपॉन L1 के पावर B, T2 अपॉन T1 के पावर C, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, हमारे पास फार्मूला। तो सबसे पहले तो एसआई यूनिट में क्या होता है कि जूल क्या होता है कि एसआई यूनिट में होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जूल क्या में होता है? एसआई यूनिट में होता है। और अर्ग किस यूनिट में होता है? ये होता है आपको सीजीएस यूनिट में। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, और ये भी पता है कि ये जो है वर्क का यूनिट है। ठीक है, तो वर्क को हम लोग क्या लिखते हैं? वर्क इज इक्वल टू कितना होता है? एम एल के पावर 2 टी के पावर -2। क्लियर है? एम के पावर 1 टी के पावर 2, सॉरी एम के पावर 1 एल के पावर 2 टी के पावर -2। तो यहाँ से हम लोग जैसे कि इसके पहले में लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो गया? ए का वैल्यू, बी का वैल्यू एंड सी का वैल्यू निकाल लेंगे अपना। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू -2 आ जाता है यहाँ से। क्लियर है? अब देखिए, अब एसआई सिस्टम में हम लोग देखते हैं क्या होता है, और सीजीएस सिस्टम में किसका वैल्यू कितना होता है। M1 का वैल्यू कितना होता है? ये होता है आपको 1 kg होता है एसआई यूनिट में। ठीक है, इसमें जो है M2 का वैल्यू कितना होता है? 1 ग्राम होता है। ठीक है, L1 का वैल्यू कितना होता है? इसमें 1 मीटर होता है। L2 का वैल्यू इसमें कितना होता है? 1 सेंटीमीटर होता है। T1 का 1 सेकेंड, और सेम टाइम चेंज नहीं होता है। T2 भी 1 सेकेंड होता है। ठीक है, यहाँ पे हियर लिख सकते हैं N1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और N2 हमें फाइंड करना है, यानी कि देखिए N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 होता था। तो हम वही तो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास N2 का वैल्यू कितना होगा। N1 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, N1 का वैल्यू 1 है, तो N2 का मतलब 1 का, यानी कि अगर 1 जूल होगा तो उसमें कितना अर्ग होगा, ये हमें फाइंड करना है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे N1 इक्वल टू 1 लिए हैं। सिंपली है, तो N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा N1 इंटू M1 अपॉन M2 के पावर A, L1 अपॉन L2 के पावर B, T1 अपॉन T2 के पावर C हो जाएगा। क्लियर है? तो N1, अच्छा N1 का वैल्यू हमें पता है कि 1 होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि 1 ही रख देते हैं। ठीक है, 1 kg अपॉन 1 ग्राम। ठीक है, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर के पावर 1, A पावर 2। ठीक है, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पावर -2। ठीक है, तो यहाँ से N2 का वैल्यू आ जाएगा 10 के पावर -7। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, ये तो था दूसरा पॉइंट का। ठीक है, डिस्कशन। तीसरा, टू टेक द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। ठीक है, कोई भी फिजिकल रिलेशन रहे तो उसका हम डायमेंशन करेक्टनेस जो है इसके माध्यम से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे डायमेंशन करेक्टनेस एक हम एग्जांपल लेके चेक करते हैं। जैसे देखिए, आप फार्मूला जानते हैं, 3 फार्मूला जानते हैं लॉज ऑफ मोशन में। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, और V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो चलिए V इक्वल टू U प्लस AT का हम देखते हैं कहाँ तक इसका फार्मूला सही है। देखिए, इस यहाँ पे फार्मूला हम लोग करेक्टनेस चेक करने के लिए क्या करेंगे कि अगर हम लोग इसका डायमेंशन यहाँ पे रखें तो ये जो है ना इसका V का डायमेंशन, ये V इक्वल टू है, ये तो वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो ये जो है ना इक्वल टू आना चाहिए वेलोसिटी के डायमेंशन के, इक्वल ही आना चाहिए इसका डायमेंशन। ठीक है, तो अब क्या है कि आप सेम डायमेंशन को ऐड कर सकते हो, सेम डायमेंशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको 2-3 रूल आएगा कि सेम डायमेंशन आप ऐड कर सकते हो, सेम डायमेंशन कैन ऐड।
ठीक है, और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। आप सेम डायमेंशन ऐड कर सकते हो या सेम डायमेंशन सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे ई के पावर कुछ भी रहे तो वो क्या होगा कि डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। ये जो आपका इसमें कुछ फंडामेंटल थ्योरम है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि u प्लस ए टी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ u कितना हो जाएगा, u भी एक प्रकार का वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड मतलब m के पावर 0, ठीक है, l के पावर 1, सेकेंड t के पावर -1, ये होता था वेलोसिटी का। तो यहाँ पे लिखते हैं m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -1 प्लस एसिलरेशन। एसिलेशन के क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका कितना होता था कि m के पावर 0, एसिलरेशन का होता था m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -2। तो m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -2 इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर कहते हैं, यहाँ टाइम पीरियड है, ये टाइम है, ठीक है। तो टाइम में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t ओनली हो जाएगा। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -1 प्लस m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -2 प्लस 1 -1 आ जाएगा। अब देखिए मैंने क्या कहा था, सेम डायमेंशन कैन बी ऐड, तो ये दोनों सेम डायमेंशन है तो ऐड होकर के कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी का कितना आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -1। ये किसका डायमेंशन है फाइनली, ये भी वेलोसिटी का डायमेंशन है। तो इसका डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन, वेलोसिटी यहाँ आ रहा है, तो यानी कि फार्मूला जो है करेक्ट है। अगर फार्मूला करेक्ट नहीं होगा तो डायमेंशन हो सकता है कि गलत हो जाए, ठीक है। तो आप इसमें से फार्मूला करेक्टनेस भी जांच सकते हो। और लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है एज ए रिसर्च टूल टू ड्राइव न्यू रिलेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे न्यू रिलेशन भी ड्राइव कर सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो कितना होगा टाइम पीरियड एक सिंपल पेंडुलम का, ठीक है। आपको कुछ वैल्यूज दिया रहेगा कि ना, जैसे कि टाइम पीरियड जो है किस पे डिपेंड करता है, कि लेंथ एल पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, समथिंग एंड देन उस रिलेशन को यूज करके टाइम पीरियड का आप जानते हो कि टाइम पीरियड का क्या होता है कि डायमेंशन टी होता है, ठीक है, इज इक्वल टू आप कर दोगे उस जो रिलेशन आपको दिया हुआ है कि इस पे डिपेंड करता है, मान लीजिए कि लेंथ पे डिपेंड करता है तो एल के पावर एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद बोला रहेगा कि ग्रेविटी पे डिपेंड करता है तो जी के पावर वाई, यानी ग्रेविटी पे डिपेंड करता है मतलब कि ये हो गया एक्सीलरेशन एक टाइप का हो गया, यानी कि आपको आप यहाँ पे लिखोगे कि एम के पावर 0, एल के पावर 1, टी के पावर -2 के पावर वाई लिखोगे, ठीक है। एंड किस पे डिपेंड करता है, और कुछ चीजें दिया पड़ेगा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दोनों कंपेयर करके आप एक फार्मूला लेते आओगे, ठीक है। तो टाइम पीरियड इक्वल टू कितना आ जाता है वहां से 2 पाई √L/G आ जाता है वहां से, ठीक है। इस तरीका से आप, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है हमारे पास कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। ये 4 पॉइंट होते हैं हमारे पास। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, क्या क्या एप्लीकेशन था डायमेंशन एनालिसिस का। तो हम वहाँ पे 4 एप्लीकेशन पढ़े थे कुल मिला के डायमेंशन एनालिसिस का, ठीक है। चारों बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन था। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। लिमिटेशन क्या है डायमेंशन एनालिसिस का। जाहिर सी बात है जो एप्लीकेशन था उसी एप्लीकेशन में से कुछ जो है जो हम लोग नहीं कर पाते वही इसका लिमिटेशन होगा। तो चलिए यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा लिमिटेशन डायमेंशन एनालिसिस का। यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ, ठीक है। तो पहला नंबर हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि पहला नंबर है इट फेल वाइल यूजिंग टू ड्राइव अ रिलेशन अमोंग फिजिकल क्वांटिटी if there are more than 3 unknown variable on which a given physical quantity depend। देखिए वहाँ पे अब अगर आप याद कीजिएगा तो आपको क्या था कि एप्लीकेशन में अगर आपको कुछ भी दे दिया जा रहा था तो आप उसमें से एक रिलेशन निकाल पा रहे थे, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके। तो लिमिटेशन भी यही है कि अगर आपको यहाँ पे 2 या 3 से अधिक दे दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि नहीं निकाल पाते हो, ठीक है ना, रिलेशन नहीं निकाल पाते हो या फिर करेक्ट रिलेशन नहीं निकाल पाते हो। जैसे कि वहाँ ही आपको दे
दे दिया गया टाइम पीरियड डिपेंड करता है एल पे जी पे, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी होता है, ठीक है। तो ये 2 पाई जो है अच्छे से नहीं दे पाता, यहाँ पे एक आप कांस्टेंट के देगा, के इंटू अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी इसके फॉर्म में देगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का लिमिटेशन है, ठीक है। आपको एक्यूरेट जो है फार्मूला, एक्यूरेट रिलेशन नहीं दे पाता है ये, ठीक है। तो और तीन या तीन से अधिक वेरिएबल में भी आपको ये जो है रिलेशन नहीं दे पाता है। तो पहला तो ये है लिमिटेशन। दूसरा अगर लिमिटेशन पढ़ूं तो दूसरा लिमिटेशन है इट डज नॉट टेल वेदर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और फैक्टर, ठीक है। ये नहीं बताता है हमें कि जो यहाँ पे गिवन हमें फिजिकल क्वांटिटी है वो स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। हम जो है सबसे पहले तो पढ़ चुके हैं कि ना 3 टाइप का हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होता है। एक था रेशियो, ठीक है, उसके बाद था स्केलर, उसके बाद था वेक्टर, ठीक है। स्केलर कौन सा था, जैसे कि स्केलर में आपको आता था कि डिस्टेंस आ जाता था, वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट आ जाता था, ठीक है। वर्क डन आपको स्केलर में आता था। रेशियो में क्या आता था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आता था। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप कैसे फाइंड करते थे, वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन दैट मीडियम, ठीक है। तो आपको वहां से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको पता चलता था, ठीक है। तो थर्ड नंबर लिमिटेशन है इसका, इट डज नॉट टेल अस वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट इन्वॉल्व्ड। यहाँ पे हम लोग जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि यहाँ पे कांस्टेंट जो इन्वॉल्व था इसके बारे में हमें नहीं बताता है, तो ये भी एक लिमिटेशन था। फोर्थ नंबर लिमिटेशन है इट डज नॉट ऑलवेज टेल अस द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन। ये एग्जैक्ट फॉर्म का यही बात को लगी दोबारा और अच्छे तरीके से बात कह रहा है और कोई खास बात नहीं है इसमें, ठीक है, कि ये जो है एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं बता रहा है, रिलेशन को नहीं बताता है। जैसे कि यहाँ पे अगर टाइम टी के फॉर्म देता है तो आपको के इंटू अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी देता है। तो यहाँ पे ये नहीं बताता है कि टाइम पीरियड का फार्मूला होता है अंडर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी होता है, आपको ये नहीं बता रहा है, ठीक है। फिफ्थ नंबर है आपको कि इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अ ड्राइविंग लॉगरिथम ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल रिलेशन, ठीक है। ये भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। और सिक्स नंबर एंड लास्ट लिमिटेशन है कि अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में नॉट ऑलवेज बी करेक्ट रिलेशन। ये एक तो सही बात है कि डायमेंशनली करेक्ट जो रिलेशन इक्वेशन होगा वो हमेशा ऐसा नहीं कि करेक्ट ही होगा। अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो हो सकता है कि वो रॉन्ग हो जाए। जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है, अगर ये डायमेंशनली रॉन्ग है, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये 100% तो रॉन्ग है ही। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब कि ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है। आप 100% करेक्ट है आप ये नहीं बोल सकते हो, क्योंकि मान लीजिए कि ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप जानते हो मैं ये पहले भी आपको चेक करके बता चुका हूँ कि ये मतलब डायमेंशनली करेक्ट है, तो यानी कि ये मैं बोल देता करेक्ट है। लेकिन ये v इज इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हो ए टी लिख सकते हो, ठीक है, ए टी, यहाँ पे u नहीं है, ठीक है, u नहीं है, तो क्या ये रिलेशन करेक्ट है, हाँ ये भी रिलेशन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ए टी का क्या होगा, ए टी का डायमेंशन, इसका भी डायमेंशन आता है m के पावर 0 इंटू एल इंटू टी के पावर -1 आ जाता है। तो ये आप नहीं कह सकते हो कि डायमेंशन कोई करेक्ट है तो ये 100% करेक्ट होगा ही, वो गलत भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी दीजिए, इसका भी डायमेंशनली आपको ये भी करेक्ट दिखा रहा है, ये भी करेक्ट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है साइन यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, ठीक है। आप क्या करोगे, ये सही है या ये सही है, आप यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो डायमेंशनली करेक्ट ये नहीं दिखाता है आपको कि आपका इक्वेशन सही है, ठीक है। लेकिन हाँ अगर डायमेंशनली रॉन्ग है तो ये पक्का है कि 100% आप हो जाओ कि आपका इक्वेशन रॉन्ग है, ठीक है। डायमेंशनली अगर रॉन्ग है तो डायमेंशनली करेक्ट है, मे बी करेक्ट होगा, हो सकता है करेक्ट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका छठा लिमिटेशन। तो ये कुल मिलाकर के ये 6 हमारे लिमिटेशन थे,